हेलो, नमस्कार, जय जोहार। कैसे हैं आप सभी। हमारे एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो हमारी साइंस की क्लास स्टार्ट थी, उसकी सीरीज शुरू की गई थी। तो हमने पिछले कक्षा में कुछ कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो वही क्वेश्चंस हमको आज भी सॉल्व करने हैं। और ये भी क्वेश्चंस जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं या फिर जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये डेफिनेटली आपके आगामी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें काम आने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ जो क्वेश्चंस थे वो ओके। हाँ, तो ये रहा आज का आपके लिए पहला सवाल। पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब या फिर जो इमेज होता है उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, उसकी विशेषता के बारे में बात की गई है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो इमेज होता है उसकी विशेषता क्या क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है ये हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी यह आभासी, सीधा और पार्श्व परिवर्तित यानी कि लेटरली इन्वर्टेड होता है। ऑप्शन नंबर सी है ये वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। और ऑप्शन नंबर डी है क्या यह वास्तविक और वस्तु से बड़ा होता है। तो जो समतल दर्पण क्या होता है, जो हम नॉर्मली अपना शक्ल देखने के लिए यूज करते हैं, ये सारे दर्पण होते हैं ना। तो समतल दर्पण की क्या विशेषताएं होती है, यह आभासी होता है और ये सीधा बनाता है और पार्श्व परिवर्तित यानी कि लेटरली इन्वर्टेड होता है। एग्जाम्पल के लिए मतलब कि जो समतल दर्पण होता है, जो प्लेन मिरर हम अपनी शक्ल देखने के लिए यूज करते हैं रेडी वेडी होने के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको आपका जो दाया पक्ष रहता है वो बाया दिखता है, जो बाया हिस्सा रहता है वो दाया दिखता है। आपने देखा ही होगा, आप लेफ्ट हैंड उठाते हो तो राइट दिखता है, राइट हैंड उठाते हो तो लेफ्ट दिखता है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अच्छा पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं ना। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह आभासी होता है, सीधा होता है और लेटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब या फिर जो इमेज आपको देखने को मिलता है वो आपकी आकार के ही होते हैं। इसमें ना आपको छोटा दिखता है ना आपको बड़ा दिखता है। वस्तु की जो वास्तविक आकार होता है उसी के अनुसार इसमें आपको इमेज देखने को मिलता है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। एक एथलीट 400 मीटर के वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करके वापस शुरुआती बिंदु पर आ जाता है, उसका विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु है ना, उसकी प्रारंभिक स्थिति और उसकी अंतिम स्थिति, इन दोनों के बीच की जो कम से कम यानी कि जो न्यूनतम दूरी होती है या फिर जो न्यूनतम सीधी दूरी होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक एथलीट 400 मीटर के वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने करके वापस शुरुआती बिंदु पर आ जाता है। एक व्यक्ति क्या करता है या फिर जो एक एथलीट रहता है, यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन में गति करता है ना। अगर वो इस बिंदु से प्रारंभ कर रहा है और इस बिंदु से प्रारंभ कर रहा है और गति करता है, मतलब इसी पथ पे सर्कुलर मोशन करता जाएगा और फिर दोबारा इसी पॉइंट पर वो या फिर इसी बिंदु पर वापस आ जाता है। और डिस्प्लेसमेंट का अर्थ मैंने क्या बताया था कि कोई वस्तु जो होती है उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, इनके बीच की जो कम दूरी हो, कम से कम यानी कि जो न्यूनतम दूरी होती है और जो सीधी दूरी होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। एक जो एथलीट है, ये प्रारंभिक बिंदु होता है वहां से शुरू करता है और दोबारा वहीं पे यानी कि 400 मीटर की दूरी पूरी करते हुए दोबारा उसी बिंदु पे वापस आता है ना, यहाँ पे वापस आएगा। तो उसका विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन में इस स्थिति में इसका विस्थापन क्या बोल रहा है, इस स्थिति में इसका विस्थापन हो जाएगा जीरो यानी कि शून्य। क्यों, क्योंकि जो एथलीट है वो प्रारंभिक बिंदु उसका क्या है, यहाँ पे है। और इसी स्थिति में ये दोबारा फिर उसी स्थिति में वापस आ जाता है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और उसका अंतिम बिंदु दोनों क्या है, सेम है ना। यहीं से शुरू कर रहा है फिर दोबारा यहीं पे वापस आ रहा है, इसलिए इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। यदि किसी परिपथ यानी कि सर्किट में जुड़े फ्यूज तार में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए ताकि वह तुरंत पिघल जाए। ऑप्शन नंबर ए है उच्च गलनांक,
ऑप्शन नंबर बी है निम्न गलनांक, ऑप्शन नंबर सी है उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, और ऑप्शन नंबर डी क्या बोला है, कम प्रतिरोध और उच्च गलनांक। तो देखिए यहाँ पे फ्यूज तार है ना, फ्यूज तार में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए। अच्छा, फ्यूज तार की विशेषता ही क्या होती है, ये क्यों लगाया जाता है, ताकि ये विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है ना, बहुत ज्यादा अगर एक्सेस में प्रवाहित हो तो उसको वो कंट्रोल कर सके, है ना। तो इसलिए क्या बोले, यदि किसी परिपथ में जुड़े फ्यूज तार में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए कि वह तुरंत पिघल जाए। तो इसकी विशेषता होनी चाहिए कि वो निम्न गलनांक का होना चाहिए, निम्न गलनांक का होना चाहिए। हालांकि इसके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट आंसर होना चाहिए कि उसका उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न गलनांक होना चाहिए, जिससे वो तुरंत पिघल जाए। देखिए अब अगर वो तुरंत पिघल जाएगा, उस स्थिति में क्या हो जाएगी, अगर वो पिघल जाएगा तो उसका संपर्क टूट जाएगा और क्या होगा, जो आपके जो अदर जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल रहेंगे या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम रहेंगे ना, जो भी मशीनें रहेंगी, वो खराब होने से बच जाएंगी। इसलिए इसका निम्न गलनांक होना चाहिए ताकि उसका संपर्क टूटे, बिजली का कनेक्शन टूटे और बाकी चीजें खराब होने से बच जाए। होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला सवाल। मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि तरंगों यानी कि ऑडिबल साउंड वेव्स की आवृत्ति सीमा यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर बी है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन नंबर सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और ऑप्शन नंबर डी है क्या 2 लाख हर्ट्ज से अधिक। तो आपके कान के लिए या फिर हमारे कान के लिए जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी रेंज होनी चाहिए ध्वनि श्रव्य ध्वनि तरंगों की, वो होनी चाहिए 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में। उससे ज्यादा रहेगा तो ये आपके कानों के लिए हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में। होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल बायोलॉजी से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है, न कि वायरस के कारण। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बैक्टीरिया के कारण पूछ रहा है ना। एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं ना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग पूछ रहा है, न कि वायरस के कारण होने वाला रोग। तो ऑप्शन नंबर ए है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी है चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर सी है क्षय रोग यानी कि टीबी, जिसको तपेदिक भी बोला जाता है हिंदी में, ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, पोलियो। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग क्या होता है, और बैक्टीरिया से होने वाला रोग है क्षय रोग यानी कि टीबी। ये किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इस बैक्टीरिया के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा जो रोग होता है उसको क्या बोले, इस जो रोग होगा उसको क्या बोलेंगे, क्षय रोग यानी कि टीबी यानी कि तपेदिक। और बाकी जो ऑप्शन नंबर ए में है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी में है चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, पोलियो। ये सारे जो रोग है वो वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। ये भी वायरस के कारण होंगे, ये भी वायरस के कारण, और ये भी वायरस के कारण, और ये किसके कारण होंगे, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टीबी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। हमारे भोजन में पाए जाने वाले किस पोषक तत्व के परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है, जिससे घोल का रंग बैंगनी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी है फैट यानी कि वसा, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी क्या है, विटामिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन, है ना। प्रोटीन के टेस्ट के लिए आप कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल का उपयोग करते हैं, जिससे घोल का रंग क्या हो जाता है, बैंगनी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से यानी कि जैसे कि हवा से दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच में प्रवेश करती है तो अपने पथ से मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहा जाता है। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है और अपने पथ से मुड़ जाती है तो इस घटना को बोलते हैं, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन।
इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि इसको समझिए। जैसे कि ये मान के चलिए ये एक माध्यम है, ठीक है, मान के चलिए ये विरल माध्यम है और नीचे का माध्यम क्या है? डेंसर माध्यम यानी कि सघन माध्यम। तो अच्छा, पेन, पतला पेन यूज कर लेते हैं ना। अगर ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम, ठीक है, और ये होता है अभिलंब, एक सीधी रेखा अभिलंब होती है। तो प्रकाश की किरण जो जब क्या होता है, रेयर माध्यम से इस माध्यम से जब डेंसर माध्यम में आएगी तो क्या होता है, वो अपने पथ से मुड़ जाती है। अब डेंसर माध्यम में आएगी तो क्या होगा, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। प्रकाश की जो किरण रहती है वो अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी कि जो हमारे ये अभिलंब है, ठीक है, इसकी ओर झुक जाएगी, यानी कि इधर की ओर ये होगी। लेकिन अगर ये रेयरर माध्यम रहता, विरल माध्यम रहता, तो उस स्थिति में प्रकाश की किरण क्या होती, वो अभिलंब से दूर हट जाती, यानी कि किसी भी दिशा में चली जाती, उससे दूर हो जाती। तो ये हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इसको अपवर्तन बोलेंगे, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परिवर्तन में क्या होगा, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली वस्तु से टकराती है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर कोई वस्तु है, यहाँ पे चमकीली वस्तु है, ठीक है, इससे प्रकाश की किरण टकराएगी तो क्या होगा, वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन क्या होता है, इसमें जब किसी प्रिज्म में व्हाइट लाइट गुजारी जाती है तो वो क्या करता है कि 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, ये पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। विज्ञान शिक्षण में ओपन एंडेड यानी कि मुक्त अंत वाले प्रश्नों का क्या महत्व होता है? मैंने क्या बोला था, पेडागोजी के प्रश्नों में या फिर जो शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न रहते हैं, इसमें पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दिया जाता है। नेगेटिव चीजें जो रहेंगी उसको आप डायरेक्टली काट दोगे। ऑप्शन नंबर ए है, ये छात्रों को केवल एक ही सही उत्तर याद रखने में मदद करता है। तो यहाँ पे देखिए, याद रखना ये गलत टर्म हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्म है, याद रखना, ठीक है, तो इसको हम काट देंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या बोला, ये छात्रों में अपसारी सोच यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल ये सही हो जाएगा, छात्रों में आप अपसारी सोच यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और रचनात्मकता को ये बढ़ावा देगा। ओपन एंडेड प्रश्न, ओपन एंडेड प्रश्न का मतलब ही क्या होता है कि उसके मल्टीपल आंसर्स निकल के आते हैं, कि बच्चे उसमें मनन चिंतन करेंगे, उनकी रचनात्मकता बढ़ेगी, उनकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी, वो अपने दिमाग पे प्रेशर डालेंगे, बहुत सारी चीजों को सोचेंगे समझेंगे और अपने अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी सोच के अनुसार उसके बहुत से आंसर्स निकाल करके देंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये छात्रों में अपसारी सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, इनसे परीक्षा का मूल्यांकन करना बहुत आसान हो जाता है। नहीं, ये कहीं से बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ये कक्षा में भ्रम पैदा करते हैं इसलिए इनसे बचना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये छात्रों में अपसारी सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको डाउट है हो, हो रहा है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।